ओके स्टूडेंट, देखिए आपको मैंने एक जीएस की शीट दी थी, निकाली सभी। और साथ में ही अपना एक पेन ले लीजिए या हाइलाइटर ले लीजिए, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मैं साथ ही साथ बताता रहा हूँ आपको, ठीक है। चलिए, हाँ, सभी अपनी जीएस की शीट निकाल लीजिए। आज हम जो है करीब कितने क्वेश्चन हो गए, 50, 150, 200 क्वेश्चन के लगभग करेंगे, जीएस में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जिस साइड में आपके लिख रहा है ना मध्यकालीन भारत, देखो यहाँ पर, ये निकालिए फटाफट। नहीं, शुरुआत से पढ़ूंगा। हाँ जी, हाँ जी। पहला क्वेश्चन आपका, अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया, ठीक है, मिल गया। ओके, देखो इंपॉर्टेंट है और इसको बोलते हैं अंतिम समय का हथियार। अगर कोई क्वेश्चन आपका आया अरबों से लेकर के और लोधी वंश, यानी पूरा का पूरा आपका सल्तनत काल है इसमें, यानी 1206 से लेकर के 1526 के बीच की ज्यादातर घटना इसमें है आपकी, ठीक है। चलिए, पहला पॉइंट क्या है हमारा, अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया था मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में किया था? मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में, ठीक है, याद रखना। कब किया था? 712 में। हाल तो में सारे पॉइंट लिख रखे, देख लो, है ना, मुझे ज्यादा एक्स्ट्रा बताने की जरूरत नहीं पड़ने की। तो अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में किया था। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है, इंपॉर्टेंट लिखिए इसको। अगला पॉइंट है, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम था, जिसने 712 में अटैक किया था, ठीक है। तो ये जो 712 का आक्रमण था, ये किस पर किया गया था? ये सिंध के राजा दाहिर सेन पर किया गया था। किस पे किया गया था बेटा? सिंध के राजा दाहिर सेन पर किया गया था, ठीक है। दाहिर सेन जो था ये ब्राह्मण वंश का था और इसके पापा का नाम था चाच। क्या नाम था? चे आचे चाच, ठीक है, याद रखियो। तो मोहम्मद बिन कासिम ने इसे जो है रावर या दाभोल के युद्ध में पराजित कर दिया था 712 में। तो भारत पर पहला सफल अरबी आक्रमण, अरब मुस्लिम आक्रमण किसका था? मोहम्मद बिन कासिम का। पहला सफल तुर्की आक्रमण किसका था? नहीं, सुबुतगीन का, 986 में किया था उसने, ठीक है, याद रखियो। चलिए, अरबों ने सिंध पर विजय पाई थी 712 में। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, जजिया कर का प्रचलन किया था मोहम्मद बिन कासिम ने। तो सबसे पहले जो जजिया कर था वो किसने लगाया था? मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था, ठीक है। कहां पर लगाया था? सिंध की जनता पर, ठीक है, याद रखना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। और अकबर ने जजिया कर समाप्त कर दिया था कब? 1564 में, ठीक है भाई। अकबर ने जजिया कर जो है 1564 में समाप्त कर दिया था, याद रखना। तो जजिया कर लगाया किसने था? मोहम्मद बिन कासिम ने, ठीक है। खत्म किसने किया था? अकबर ने 1564 में, ठीक है। तो जजिया कर का एक लंबा इतिहास है, ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे चल के, नेक्स्ट है भारत पर प्रथम तुर्की आक्रमण किसने किया था? महमूद गजनवी। इसने महमूद गजनवी दे रखा, ठीक है, लेकिन वास्तविक रूप से जो है जो पहला सफल तुर्की आक्रमण था वो सुबुतगीन का था। किसका था? सुबुक्तगीन का था, याद रखियो। क्योंकि उसने जो है 986 में जयपाल को हराया था। किसे पराजित किया था? जयपाल को पराजित कर दिया था, ठीक है, याद रखियो, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। हाँ, इंपोर्टेंट है। जयपाल कौन था? ये पंजाब का शासक था। कौन था बेटा? जयपाल पंजाब का शासक था, ठीक है, याद रखियो। चलो नेक्स्ट है, महमूद गजनी ने भारत पर हमला किया था 17 बार। कितनी बार किया था? 17 बार। पहला आक्रमण 1000 में किया था, ठीक है। उसके बाद इसने जो है ये पहला अटैक जो किया था इसने ये जयपाल पर किया था, ठीक है। उसके बाद 1008 में वे हिंद का युद्ध हुआ था। वे हिंद का दूसरा युद्ध हुआ था 1008 में, ठीक है। हाँ, इसमें इसने अनंगपाल को हराया था जो जयपाल का लड़का था, ठीक है भाई। फिर इसने कन्नौज पर अटैक करा 1016 में। और 1025 में जो है इसने सोमनाथ के मंदिर पर अटैक करा था। किस पे? सोमनाथ के मंदिर पर अटैक करा था। जब इसने सोमनाथ के मंदिर पर अटैक किया उस समय वहां पर सोलंकी वंश का शासन था। किसका था? सोलंकी वंश का शासन था।
सोमनाथ का मंदिर आपका गुजरात में है, काठियावाड़ जिले के सौराष्ट्र में है। गुजरात का जिला कौन सा है? काठियावाड़ है, ठीक है। और जहां पर है उस जगह का नाम है सौराष्ट्र, ठीक है, याद रखियो। तो अगर आपसे पूछ ले कि जब महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर अटैक किया था, उस समय गुजरात पर कौन से वंश का शासन था? तो उस समय गुजरात पर सोलंकी वंश का शासन था। इंपॉर्टेंट है। विद्याधर जो था, विद्याधर ऐसा भारतीय शासक था जिसे महमूद गजनवी पराजित नहीं कर पाया, ठीक है। वो हारा नहीं था इससे बिल्कुल भी, याद रखना। एक दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है यहाँ से इंपॉर्टेंट, कि जब महमूद गजनवी ने गुजरात पर अटैक किया, उस समय जम्मू कश्मीर का शासक कौन था? तो जम्मू कश्मीर की जो शासिका थी वो थी दिद्दा, रानी दिद्दा नाम था उसका, ठीक है, याद रखियो दिद्दा, ठीक है। चलो, महमूद गजनी द्वारा सोमनाथ मंदिर को लूटा गया था 1025 में। उस समय शासक कौन था? भीम प्रथम या मूलराज प्रथम, जो कि सोलंकी वंश का था, ठीक है। महमूद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण 1027 में था, ठीक है। यह भैरा पर था, 1030 में मर गया था ये, ठीक है। महमूद गजनी का अंतिम आक्रमण 1027 में, या तो मुल्तान के जाट कह लो या भैरा कह लीजिए, की बात है, ठीक है। सुल्तान उपाधि धारण करने वाला पहला शासक आपका महमूद गजनवी था। इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। आपको पता होगा महमूद गजनवी जब गद्दी पर बैठा तो अपने छोटे भाई की हत्या करके बैठा था गद्दी पर, उसका नाम था इस्माइल, ठीक है। इसके छोटे भाई का नाम इस्माइल था, उसे मार के ये गद्दी पर बैठा था 998 में, याद रखियो। महमूद गजनी के दरबार में फिरदौसी था जिसने शाहनामा लिखी, उतबी था, फरूकी था और अलबरूनी था, ठीक है। ये सारे के सारे जो है ये महमूद गजनवी के साथ में भारत आए थे, ठीक है भाई। तो कौन कौन आया था? एक तो फिरदौसी आया था जो कि इसका कवि था। किताब कौन सी लिखी? शाहनामा। पूछते हैं कि शाहनामा का लेखक कौन है? फिरदौसी। और उतबी इसका दरबारी इतिहासकार था जिसने इसके बारे में लिखा है, ठीक है। किताबुल यामनी तथा तारीख यामनी पुस्तक की रचना किसने की थी? उतबी ने की थी। इंपोर्टेंट है, ठीक है। महमूद गजनवी की मृत्यु 1030 में हुई थी, ये मैंने बता दिया, ठीक है। जो जो पॉइंट मैं बता रहा सारे आपको इसमें मिलेगी, ठीक है, घुमा फिरा के। महमूद गजनवी की मृत्यु 1030 में हुई थी। शाहनामा का लेखक फिरदौसी है, ये क्वेश्चन आपका आ गया। शाहनामा कौन सी भाषा में लिखी गई है? फारसी भाषा में लिखी गई है। शाहनामा किसने लिखी है? फिरदौसी ने लिखी है। फिरदौसी कौन सा? फिरदौसी जो है महमूद गजनवी का दरबारी कवि था, ठीक है। अलबरूनी अबू रेहान, जी जी बिल्कुल, अलबरूनी अबू रेहान भारत में आया था महमूद गजनवी के साथ में, ये मैंने आपको बता दिया। देखो कौन कौन आया था, एक तो शाहनामा का लेखक फिरदौसी आया था, उतबी आया था, अलबरूनी आया था और फरूकी आया था भाई, ठीक है, 4 आए थे। इंपोर्टेंट है। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था भाई? अलबरूनी था। जो हमारे पुराण थे, पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला शासक जो था आपका अलबरूनी था, याद रखो। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आया हुआ है। इसने किताब कौन सी लिखी है? किताबुल हिंद। पुराण कितने? पुराणों की संख्या कितनी होती है? 18। वेरी गुड। वेद, वेदांग उपनिषद कितने हैं? भूल गई? 108। वेदांग 6, वेद 4। जो जीएस मैंने लिखवा रखी है पढ़ लो अच्छी तरीके से, ठीक है। चलिए, भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक था मोहम्मद गोरी, ठीक है भाई। कौन था? मोहम्मद गोरी, ठीक है। मोहम्मद गोरी ने भारत पर प्रथम आक्रमण किया था 1175 में मुल्तान पर, ठीक है। कब किया था? 1175 में मुल्तान पर, ठीक है। मोहम्मद गोरी का भारत में पहली पराजय कब हुई थी? 1178 में। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो एक बात याद रखना, महमूद गजनवी भारत में हारा नहीं, जबकि मोहम्मद गोरी भारत में 2 बार हारा। एक तो 1178 में हारा जब भीम सेकंड ने, ठीक है, इसे पराजित कर दिया था। और भीम सेकंड मात्र जो 11 साल का था, भीम सेकंड मात्र 11 साल का था जब इसने इसको पराजित किया था, ठीक है। और इसकी जो मम्मी थी उसका नाम था रानी नायक देवी। क्या नाम था? रानी नायक देवी। तो उसकी मम्मी, मतलब अपनी मम्मी के स्थान पर यह शासन कर रहा था, ठीक है। तो मोहम्मद गोरी जो है खुशामंद करके वहां से जान छुड़ा भाग गया था, ठीक है। चलिए आगे। 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने इसको हराया। किसको? मोहम्मद गोरी को, ठीक है।
तो प्रथम युद्ध में किसने हराया इसको? मोहम्मद गोरी ने हराया, सॉरी पृथ्वीराज चौहान ने हराया तराइन के पहले युद्ध में। तराइन का पहला युद्ध कब हुआ था? 1191 में। किसके बीच में हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में। कौन जीता था? पृथ्वीराज चौहान जीता था। क्यों जीता था? क्योंकि सभी राजपूत शासक उसके साथ थे। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में। कौन जीता था? मोहम्मद गोरी जीता था। क्यों जीता था? क्योंकि पृथ्वीराज का साथ राजपूत शासकों ने छोड़ दिया था और भोग विलास में उसने पूरा 1 साल बिता दिया था अपना। ठीक है, जब वो जीत गया तो उसने जो है अपनी कमी पर ध्यान न दे करके मौज मस्ती करी। ठीक है जी, तो मौज मस्ती उसे भारी पड़ गई थी तराइन के दूसरे युद्ध में। समझ गए? जब मैं आपको इसके बारे में पढ़ाऊंगा तब एक एक चीज डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, बिल्कुल ओके। चलिए 1194 के चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने किसे हराया था? गढ़वाल शासक जयचंद को। ठीक है, पहले युद्ध में जयचंद जो था पृथ्वीराज चौहान के साथ में था, लेकिन दूसरे युद्ध में अलग होने का कारण क्या रहा है? जो ये जयचंद था इसकी एक लड़की थी, उसका नाम था संयोगिता। ठीक है, तो संयोगिता ने जो है पृथ्वीराज चौहान के बहादुरी के किस्से जो है बचपन में सुन रखे थे, तो मन ही मन में उसे पसंद करने लगी थी। ठीक है, और मंडप से उठाकर ले गया था पृथ्वीराज चौहान उसकी लड़की को। ठीक है जी, तो उसे नाराज हो गया था वो, तो इसलिए तराइन के दूसरे युद्ध में उसने साथ नहीं दिया था। ठीक है ना, और एक प्रभावशाली शासक था। ओके, ये था इसके हारने का कारण। आगे चलो, तो फिर चंदावर का युद्ध क्यों हुआ था? तो पर इसे मोहम्मद गोरी को इसने सेकंड युद्ध में तराइन के बोला कि आप पृथ्वीराज पर अटैक करो, मैं आपका साथ दूंगा। ना तो पृथ्वीराज का साथ दिया और ना मोहम्मद गोरी का साथ दिया। ठीक है, तो 1194 में इसलिए मोहम्मद गोरी ने इसे पराजित किया था। ठीक है, मोहम्मद गोरी की हत्या कब हुई थी? 15 मार्च 1206 को। चलो निम्टा काम। खोकर नामक एक जाट ने किया। खोकर जो जनजाति होती है, जाटों में जाति होती है, खोकर एक जाटों की जाति है। ठीक है, उसमें से एक ने इसके पेट में जो छुरा दे दिया था। ठीक है, चलिए, तो खोकर नामक जाट उपसमूह के लोगों ने इसकी हत्या कर दी थी। हत्या करने मतलब समझ गए आप? ठीक है, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। कब की थी? 1206 में की थी, याद रखियो। ओके जी, और कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? यह मोहम्मद गोरी का दास था। ठीक है, मोहम्मद गोरी के 4 गुलाम थे। एक कुतुबुद्दीन ऐबक था, दूसरा नसरुद्दीन कुबाचा था, तीसरा ताजुद्दीन यालदोज था, चौथा बख्तियार खिलजी था। ठीक है भाई, याद रखियो। तो कुतुबुद्दीन जो है मोहम्मद गोरी का एक अच्छा दास था। ठीक है, जिसे मोहम्मद गोरी मरने से पहले दिल्ली और लाहौर का साम्राज्य देकर चले जावे। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक आपका इल्तुतमिश था, याद रखना। ठीक है भाई, और इल्तुतमिश जो था कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, इसलिए इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। क्यों? इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था। ठीक है, याद रखना। तो इसलिए इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। इल्तुतमिश ने पहला मकबरा बनवाया था सुल्तानगढ़ी दिल्ली में अपने पुत्र नसरुद्दीन महमूद की याद में। ठीक है, याद रखियो। भारत की पहली मस्जिद कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, आज मैंने यूट्यूब पे एक क्वेश्चन पूछ रहा क्विज में, वहां पर ये क्वेश्चन लगा, भारत की पहली मस्जिद कौन सी है? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है, ऑप्शन नंबर बी है। भारत की दूसरी मस्जिद अढ़ाई दिन का झोपड़ा है, जो कि अजमेर में है। ठीक है, भारत का पहला मकबरा सुल्तानगढ़ी का मकबरा है। ठीक है, भारत का पहला मकबरा जिसमें संगमरमर का प्रयोग हुआ है वो हुमायूं का मकबरा है। ताजमहल जो है हुमायूं को मकबरे को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, यानी ताजमहल बनाने का जो ख्याल है दिमाग में वो हुमायूं के मकबरे से आया था। ठीक है, दक्षिण भारत का ताजमहल रबिया उद्दौरानी अर्थात बीबी के मकबरे को कहा जाता है। ठीक है, और भारत का दूसरा ताजमहल शेरशाह सूरी के मकबरे को कहा जाता है, जो कि सासाराम बिहार में है। ठीक है, चलिए, दिल्ली सल्तनत की प्रथम राजधानी लाहौर थी। ठीक है, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? लाहौर थी। तो राजधानी लाहौर से दिल्ली लाने वाला पहला शासक कौन था? इल्तुतमिश था। यानी दिल्ली को राजधानी बनाने वाला पहला शासक आपका इल्तुतमिश था। ठीक है, याद रखियो। और कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? लाहौर थी। लाहौर कौन सी नदी पर है? रावी नदी पर है। लाहौर रावी नदी पर है। ठीक है, बात तो समझ में आ रही हो क्या बता रहा मैं? इस पर्चे को अच्छे से पढ़ना और इस क्लास को अच्छे से सुनना, दोबारा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े। ठीक है, नेक्स्ट,
लाहौर से राजधानी दिल्ली लाया था इल्तुतमिश, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है भाई। गुलामों को गुलाम कहा जाता है इल्तुतमिश को, देखो ये पॉइंट मैंने आपको बता दिया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, आपके पेपर में आता है। ओके, नेक्स्ट, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने, ये इंपॉर्टेंट है। कुतुब मीनार, आपको पता है कुतुब मीनार दिल्ली में है, तो कुतुब मीनार की नींव रखी थी किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार कहां पर है? दिल्ली में है। कुतुब मीनार किसकी याद में बनवाई गई थी? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में बनवाई गई थी। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कौन था? एक सूफी संत था, एक सूफी संत था। ठीक है, या आप ऐसे कह सकते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक का गुरुजी था। कुतुबुद्दीन ऐबक उससे पूछकर हर काम करता था। ठीक है, आई बात समझ में? तो इसका निर्माण कार्य पूरा होने से पहले ही 1210 में लाहौर में पोगनियो चौगान यानी पोलो का खेल खेलते हुए मर गया था, घोड़े से गिर गया। ठीक है भाई। उसके बाद में तो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो ख्वाब था कुतुब मीनार बनाने का, ये 5 मंजिल थी पहले। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो ख्वाब था कुतुब मीनार बनाने का, यह ख्वाब किसने पूरा किया? इल्तुतमिश ने किया था। ठीक है, देखो नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी, पूरा इल्तुतमिश ने करवाया। फिर एक मंजिल गिर गई थी, फिर इसका जीर्णोद्धार करवाया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। ठीक है, किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था इसका जीर्णोद्धार। करीब 237 फुट ऊंची है ये। ठीक है, देख लियो, लगभग है ना, जो कर भी है। अगला है, कुतुब मीनार का निर्माण किया गया था बख्तियार काकी की स्मृति में, ये मैंने बताई दिया आपको। ठीक है ना। लाख बख्श किसे कहा जाता है भाई? कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। लाख बख्श किसे कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। ऐबक का मतलब क्या होता है? ऐबक का, तो जो ऐबक शब्द है इसका मतलब होता है चंद्रमा के समान। क्या होता है बेटा? चंद्रमा के समान, चंदा मामा के समान। तो चंदा मामा दूर का था, अब चंदा मामा पास का है। ठीक है, तो पृथ्वी से चांद की जो दूरी है 3,84,000 किलोमीटर है। ठीक है, अगर आप धरती पे 60 किलो के हैं तो आप चांद पे केवल 10 किलो के होंगे। ठीक है, जितना वजन आपका धरती पे होगा उसका 1/6 चांद पे होगा। अगर धरती पर 600 किलो के हैं तो चांद पे कितने हो जाएंगे? 100 किलो के। अगर कोई चीज चांद पे 5 किलो की है, वह धरती पे कितनी हो जाएगी? 30 किलो की। बात समझ में आ गई? याद रखियो। तो लाख बख्श कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है जी। ऐबक का मतलब क्या हो? चंद्रमा के समान। और इसको पील बख्श भी कहा जाता है। पील बख्श का मतलब होता है हाथियों का दान देने वाला। इसको कुरान ख्वा भी कहा जाता है। कुरान ख्वा का मतलब है कुरान का पाठ करने वाला। ठीक है, याद रखना। चलिए, अढ़ाई, ये ढाई नहीं है, अढ़ाई, ए लगा दो बस आगे। अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण करवाया था ऐबक ने अजमेर में। ठीक है, अजमेर कहां पर है? राजस्थान में। अजमेर किसने बसाया था? अजयराज प्रथम ने। ठीक है, याद रखियो, अजयराज प्रथम ने बसाया था। अब इसे अढ़ाई दिन का झोपड़ा क्यों कहते हैं? ठीक है ना, अढ़ाई दिन का झोपड़ा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका निर्माण कार्य मात्र 2.5 दिन में हो गया था पूरा। ठीक है, पूरी मस्जिद 2.5 दिन में बना दी थी, इसलिए से अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहते हैं। ठीक है, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां पर है भाई? अजमेर में। बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फेमस है। ठीक है, नेक्स्ट, गौरी ने प्रथम अख्ता प्रदान किया था ऐबक को। अख्ता क्या होता है? अख्ता एक भूमि का टुकड़ा होता था जो सैनिक को दिया जाता था। तो सबसे पहले अख्ता यानी इक्ता व्यवस्था, अख्ता या इक्ता व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? मोहम्मद गौरी ने की थी। लेकिन उस इक्ता व्यवस्था को मॉडिफाई करके अच्छी तरीके से किसने लागू किया था? इल्तुतमिश ने लागू किया था। बात समझ में आ गई? देखो, इक्ता व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी? मोहम्मद गौरी ने करी थी। सबसे पहला इक्ता किसे प्रदान किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया था। आई बात समझ में? अब वो जो इक्ता व्यवस्था थी उसमें कुछ कमियां थी, उस कमी को दूर करके इक्ता व्यवस्था को अच्छी तरीके से लागू किसने किया था? इल्तुतमिश ने। इसीलिए इक्ता व्यवस्था को लागू करने का जो क्रेडिट है वो इल्तुतमिश को जाता है। आई बात समझ में? भाई स्टार्टिंग किसने कर दी थी? मोहम्मद गौरी ने कर दी थी। और अच्छी तरीके से लागू किसने किया? इल्तुतमिश ने किया। ठीक है, याद रखना। तुर्कान चैलगानी का गठन इल्तुतमिश ने किया था। ये क्या हुआ था? ये 40 तुर्की सरदारों का एक समूह था। जो तुर्कान चैलगानी है या चालीसा, ठीक है, ये 40 तुर्की सरदारों का एक समूह होता था। और उस समूह का हेड कौन था? बलबन। ठीक है, कौन था? बलबन। आई बात समझ में? चलिए,
शुद्ध अरबी सिक्के, अरे कहां चल दिए, शुद्ध अरबी सिक्के इल्तुतमिश ने चलवाए थे, शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए थे इल्तुतमिश ने, ठीक है। चांदी का टंका इंपोर्टेंट, तांबे का जीतल इंपोर्टेंट, याद रखियो, ठीक है। नेक्स्ट है चांदी का टंका और तांबे का जीतल इल्तुतमिश ने चलवाया था, इंपोर्टेंट है, याद रखियो, ठीक है। चलिए आगे देखो, मंगोल शासक चंगेज खां ने भारत पर आक्रमण किया था इल्तुतमिश के समय, कब किया था भाई, इल्तुतमिश के समय, ठीक है। जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं इंपोर्टेंट है, इनको टिक करते रहिएगा, ठीक है। देखो एक पेज में अध्याय मध्यकालीन भारत आपको निपटा दिया, हर चीज के आपको नोट्स मिलेंगे, अच्छे अच्छे नोट्स मिलेंगे, केवल पढ़ना है बस आपको, ठीक है। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे बनाया था, मलिक जानी को, किसे बनाया था भाई, मलिक जानी को, एवाज के स्थान पर, ठीक है। एवाज ने जो है विद्रोह कर दिया था इसके शासनकाल में। भारत की प्रथम मुस्लिम महिला कौन थी, शासिका रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान कौन थी, इल्तुतमिश की बेटी थी, लड़की थी, ठीक है। तो रजिया सुल्तान काफी इंपोर्टेंट है, 1236 में सुल्तान बनी थी और 1240 तक रही थी, ठीक है। 3 साल 6 महीने 6 दिन शासन करा था इसने, याद रखियो। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था 1206 में मतलब जो शासक बना, 1210 में मर गया था, ठीक है। उसके बीच में जो है कुछ मतलब जो है एक तरह तटपुंजिया जो शासक थे आए थे, जो 3 4 6 महीने कुछ ऐसे रहे, ठीक है। फिर उसके बाद में आपका जो है इल्तुतमिश आया, ठीक है। इल्तुतमिश 1236 तक रहा था, ठीक है भाई। चलिए, रजिया ने विवाह किया था अल्तुनिया से, अल्तुनिया कौन था, यह भटिंडा का शासक था, और भटिंडा वो जगह है जिस जगह को लेकर के पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में तराइन का पहला और सेकंड युद्ध हुआ था, ठीक है। रजिया की हत्या 1240 में कैथल में डाकुओं ने कर दी थी, ठीक है। बलबन का पूरा नाम क्या था, ग्यासुद्दीन बलबन, ठीक है। बलबन का वास्तविक नाम क्या था, बाहुदीन था, क्या नाम था इसका वास्तविक, बाहुदीन, इंपोर्टेंट है, याद रखियो। बलबन ने अपनी लड़की का विवाह किससे किया था, नसरुद्दीन महमूद से, किससे किया था, नसरुद्दीन महमूद। और नसरुद्दीन महमूद जो है टोपी सील करके, है ना, जो नमाज के समय ऊपर सिर पर रखा करता टोपी मुस्लिम लोग, उस टोपी को सील करके ये अपना जीवन निर्वाह करता था, सुल्तान था लेकिन टोपी सील करके जो है अपना जीवन चलावा था, ठीक है। ये बिल्कुल सीधा साधा था, आई बात समझ में, ठीक है। और दूसरी बात, ये हमेशा जमीन में बैठता था, ये सुल्तान था, ये राजा की गद्दी पे नहीं बैठता था, जमीन पर बैठता था, ठीक है, ठीक है। इंपोर्टेंट है ये काफी, ठीक है। जो नसरुद्दीन महमूद था तो ये राज दरबार में जो है जमीन पर बैठता था, ठीक है। आई बात समझ में, मंत्री तो अपने राज शासन में बैठे थे, ये उनके बीच में जमीन पर बैठा था, तो बिल्कुल सीधा था, ठीक है। चलिए, टोपी सील करके अपना जीवन निर्वाह करने वाला सुल्तान, देखो जो चीज मैं आपको बता रहा सारे इसमें आपको मिलेंगे इंपोर्टेंट, या पूरी सिटी इंपोर्टेंट आपकी, ठीक है। बलबन ने, बलबन को उलुग खां की उपाधि किसने दी थी, नसरुद्दीन महमूद ने, यह क्वेश्चन भी इंपोर्टेंट है, उल्लू खां नहीं आई, उलुग खां है, ठीक है, याद रखियो। लोह एवं रक्त की नीति किसने अपनाई थी, बलबन ने, इंपोर्टेंट है, ठीक है। देखो बलबन जो था इसने लोह एवं रक्त की नीति, ब्लड एंड आयरन, मतलब खून का बदला खून, मौत का बदला मौत, सीधी सी बात है, ठीक है। अगर इसे किसी ने बताया था फलाना आदमी तुम्हारी बुराई करा था, एकदम सजाए मौत तुरंत, ठीक है। दरबार में जैसे आपने फिल्म देखी ना मुकैम्बो खुश हुआ, ठीक है, अब डोंगरी वाला अमरीशपुरी वाला रोल सेम ही रोल था इसका, ठीक है ना। ये दरबार में इतना टाइट होगा बैठे था किसी को हंसी भी ना होती बिल्कुल, जैसे है ना दक्षिण कोरिया उत्तरी कोरिया का जिम योंग की मंगा, ठीक, अगर कोई इसका भाषण के बीच में हंस लिया तो तोप तोड़ा बीच में इधर होया, इतना जालिम आदमी है वो। उसके जो आर्मी का चेयरमैन था, सॉरी जनरल था, तो जब उनका 15 अगस्त को उनका जो है स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है हमारे साथ ही, तो उसे हंसिया के बीच में भाषण पे तो रॉकेट लॉन्चर दौड़ा देता उसे, ठीक, अपनी खुद की वाइफ को उसने जो है चुराए पे खड़ा कर उड़वा देता, वो किसी तो बात करी थी, अब तुम सोच लो, अपने सगा चाचा को जो है 10 दिन भुक्के कुत्तों के सामने गिर देता पिंजरे में, ठीक है जी। अब आगे चलो तुम, तो ये इतना इतना टाइट था, दरबार में बिल्कुल स्ट्रिक्ट बैठे था, और रात को किल की मार मार कर रोया था, क्यों, इसका जो बड़ा बेटा था, ठीक है, मंगोलों से युद्ध करते हुए मर गया था,
तो पुत्र वियोग में ये मर जावे। याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है यूं। चलो। तो लो एवं रक्त की नीति बल्बन ने शुरू की थी। फारसी त्योहार नौरोज की शुरुआत किसने की थी? बल्बन ने। नौरोज का मतलब है जैसे हमारा हैप्पी न्यू ईयर अब है, तो ये फारसी यानी ईरानियों का त्योहार है नौरोज, ठीक है। दीवाने अर्ज बल्बन ने चलाया था। सिजदा एवं पाबोस, ये पेबोस नहीं पाबोस का, सिजदा एवं पाबोस इंपॉर्टेंट है। इससे ऊपरला आपका नौरोज वाला इंपॉर्टेंट है, बल्ड एंड आयरन वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सिजदा एवं पाबोस जो प्रथा वो लागू की थी बल्बन ने, ठीक है। क्या होता है? पैरों को चूमना और शीश को झुकाना। देखा होगा ना आपने, जब सुल्तान आवे गेट पे खड़ा है, जहाँ अपना करे ऐसे झुक के, हाँ वही वाला है, ठीक है। नेक्स्ट है, तो सिजदा पाबोस की प्रथा बल्बन ने शुरू की थी, इंपॉर्टेंट है। अमीर खुसरो दरबारी कविता किसका? बल्बन का। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका, अमीर खुसरो वाला क्वेश्चन आवे। भारत का तोता किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को। जन्म कब हुआ था इसका? 1253 में अलीगढ़ में हुआ था अमीर खुसरो का, ठीक है। इसे भारत का तोता कहा जाता है, तोता हिंद कहा जाता है। और इसने दिल्ली सल्तनत के 6 सुल्तानों का शासनकाल देखा। दिल्ली सल्तनत के 6 सुल्तानों का शासनकाल देखा इसने, ठीक है, याद रखियो। राजतत्व सिद्धांत का पहला प्रतिपादक कौन था? बल्बन। इसने अपनी जनता को यह बताया, एक नंबर ढोंगी था ये, बोल रहा लगा मैं ही खुदा हूं, या खुदा ने मुझे भेजा, मेरी पूजा करा करो। मेरी पूजा करोगे तो समझ लेना तुम्हारी मन्नत हो जाए खुदा के पास जाके डायरेक्ट, यानी खुदा का राइट हैंड था ये, ठीक है ना। ऐसे ऐसे ढकोसला करता वहां पर। तो राज तत्व का सिद्धांत का पहला प्रतिपादक कौन था? बल्बन था, ठीक है। चलिए, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? शमसुद्दीन कैमुर्स था। खिलजी वंश राजधानी किलो खरी थी। यहां से 3 क्वेश्चन बता रहा आपको मैं। पहला, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी, लाहौर से राजधानी दिल्ली आई, कौन लाया? इल्तुतमिश। अब जो खिलजी वंश था, खिलजी वंश का जो शासक था उसका नाम क्या था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जो शमसुद्दीन कैमुर्स की हत्या करके गद्दी पर बैठा था। नमस्ते गुड़िया, तो बहुत लेट आए आप, 11 बजा दिए। अच्छा, ठीक है। तो शमसुद्दीन कैमुर्स की हत्या करके ये गद्दी पे बैठ गया था। तो इसका जो राज्याभिषेक हुआ था, कहां पर हुआ था? दिल्ली में किलो खरी में। कहां पर हुआ था? दिल्ली में किलो खरी में, ठीक है। चलिए। देखो यहाँ की स्टोरी बताओ थोड़ी सी आपको मैं। जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था, ठीक है, ये शासक बनने से पहले, शासक बनने से पहले, ठीक है, कैसे क्या बोलते हैं, एक तरह से मतलब निर्दयी आदमी था, ठीक है। जब ये शासक बन जावे उसके बाद सीधा साधा बन जावे। तो इसके भतीजे का नाम है अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा से बिना पूछे देवगिरी पर अटैक कर दे, तो वहां से बहुत सारे संपत्ति मिल जाए तो लग जावे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद में होता ये है कि जो इसके मतलब जो है मंत्री होवे, ठीक है, सेनापति हो, इसे चने के लिपस्टिक का पेड़ पर चढ़ा दो ऊपर ही बिल्कुल, ठीक है। बोले कि आपका चाचा तो बुढ़ा हो रहा, ठीक है, उस पर शासन नहीं चलने का, है ना, वो सीधा है, कोई उल्लू बना दे उसका, अगर वगैरह का लेके आप हो असली शासक बनने लायक। तो वो चाचा को बुला ले। तो जब चाचा जी को पता लगा भाई भतीजे ने बहुत सारा धन लूट लिया, बोला कि भतीजे इसका 60-40 कर ले, यानी 60% मुझे दे दे, 40% अपने पास रख ले। तो भतीजा तो ताल में था, बोल लगे आ जाओ चाचा जी ले लो। तो जब इलाहाबाद में संगम पे, ठीक है, गंगा और यमुना के संगम पे चले जावे ये, तो नदी पार करनी पड़े। तो चाचा जी को जो है अपने भतीजे पर इतना विश्वास था, अंधविश्वास, क्या लगा मेरा भतीजा लाडला भतीजा है, तो सारी सेना तो एक साइड में कर दे, किला चले जाओ वहां से। तो फिर उसे पेटा छुरा दे दे, और ऐसा छुरा दे दे आर पार काट दे, एक बार का फैल डाउन, ठीक है जी, याद रहा क्यों। चलो आगे। दक्षिण, थोड़ा स्पीड से पढ़ा दूं है, हाँ जब स्पीड से पढ़ा दूं। दक्षिण भारत पर प्रथम आक्रमण हुआ था भाई जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में, इंपोर्टेंट है। मैंने आपको बताया था दक्षिण भारत को आक्रमण हुआ था, लेकिन दक्षिण भारत को जीतने वाला पहला शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी को दूसरा सिकंदर कहा जाता है, क्योंकि इसने भारत में 60% हिस्सा जीत लिया था, ठीक है। तो दक्षिण भारत को जीतने वाला पहला शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। आक्रमण किसके समय हुआ था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय में हुआ था, ठीक है। फिरोज खिलजी की हत्या अलाउद्दीन खिलजी ने कर दी थी। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था? अली एवं गुरसास्प। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति मलिक काफूर था। मलिक काफूर जो है पहला एक हिंदू था, ठीक है, और बाद में ये मुस्लिम बन जावे। इसे 1000 दिनार में खरीदा गया था गुजरात के नीसापुर के बाजार में से,
ठीक है। मलिक काफूर जो था अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। दूसरा सेनापति गाजी मलिक था जो आगे चल के गयासुद्दीन तुगलक के नाम से गद्दी बैठे है। ठीक है। तो इसे अलाउद्दीन खिलजी जो है 1000 दिनार में खरीदा सोने की। कहां से? गुजरात में नीसापुर नामक एक जगह है, वहां बाजार लगा था, जैसे बुध बाजार, मंगल बाजार, जुम्मा बाजार। ठीक है जी। तो वहां पर गुलामों को खरीदा जाता था, इसीलिए इसे 1000 दिनारी कहा जाता है। ठीक है जी। और ये हिजड़ा था, ये भी याद रखियो, हिजड़ा था ये। ठीक है। 1000 दिनारी कहा जाता है मलिक काफूर को। आगे क्वेश्चन लग गए। सिकंदर सानी अर्थात दूसरा सिकंदर अलाउद्दीन खिलजी को कहा जाता है। भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूली आरंभ करने वाला पहला सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है जी। आप अगर खेत में ज्वार उवार लो, कैसे लो? बिस्से के हिसाब से, कैसे मत पकड़े उसे? गट्ठे से। तो जो भूमि की पैमाइश थी या गट्ठा जो था, गामा बोल रहे हैं, वैसे गट्ठा जो असलियत में चलाया था वो सिकंदर लोदी ने चलाया था, याद रखियो। ठीक है। हाँ, लेकिन स्टार्टिंग जो है अलाउद्दीन खिलजी ने कर दी थी उसकी। हाँ। नेक्स्ट है घोड़ा दागने की प्रथा, सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा आरंभ की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है। ये तो देखो सारे आपके इंपोर्टेंट है। जब मैं आपको सल्तनत काल पढ़ा, मैं एक एक वंश पढ़ाऊंगा डिटेल में, तब वहां पर एक एक चीज खोल कर बताऊंगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए। बाजार नियंत्रण प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी ने लागू की थी। ठीक है, टिक करते रहियो। गुप्तचर विभाग को संगठित किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, है ना, इसने गुप्तचर विभाग बनाया था। अलाई दरवाजा इंपोर्टेंट है, हौज खास इंपोर्टेंट है, जिसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। एकता प्रथा समाप्त कर दी थी किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो एकता प्रथा शुरुआत किसने की थी आपकी? मोहम्मद गोरी ने। पहला एकता कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया था। एकता व्यवस्था को मॉडिफाई करके लागू किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। ठीक है, याद रखियो। रानी पद्मिनी या पद्मावती थी चित्तौड़गढ़ में राजा रतन सिंह की बहू थी, मतलब पत्नी थी। ठीक है। रानी पद्मावती जो है गहलोत वंश का एक शासक था, जिसका नाम क्या था? राजा रतन सिंह, इसकी पत्नी थी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने उसके चर्चे सुन रखे थे, और काफी सुंदर थी। ठीक है। तो उसका दीदार करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी जो है चित्तौड़ पहुंचता है। ठीक है। तो आक्रमण करते वहां पर, फिर वो 1600 रानियों के साथ में जोर कर ले। आपने पद्मावती फिल्म देख लो पक्की, रामकथा के लिए। ठीक है, जुकर भी है। यहाँ पर आइए पॉइंट पर। जो पद्मावत किताब है वह लिखी, पद्मावत किताब जो है मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी थी 1540 में। पद्मावत किताब जो है मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी थी 1540 में। ठीक है। और किसके समकालीन था? शेरशाह सूरी के समकालीन था, याद रखियो। पद्मावत महाकाव्य की रचना किसने की थी? मलिक मोहम्मद जायसी ने 1540 में। देखो अगला पॉइंट ये है, नुकनवी गुलाम सॉरी तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक, जो कि गाजी मलिक था। और गाजी मलिक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति, जो आगे चल के गयासुद्दीन तुगलक के नाम से गद्दी में बैठे। सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाने वाला पहला शासक आपका गयासुद्दीन तुगलक था भाई। तुगलकाबाद नगर बसाया था किसने? गयासुद्दीन ने। तुगलकनामा अमीर खुसरो ने लिखी, इंपोर्टेंट है तुगलकनामा। टिक करे सभी। अमीर खुसरो के गुरु कौन थे? निजामुद्दीन औलिया। मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम था जोना खां। क्या नाम था इसका? जोना खां। और मोहम्मद बिन तुगलक का क्वेश्चन दिल्ली पुलिस के हर सेट में है, आपने देखा भी होगा। ठीक है, याद रखियो। सन की, पागल, रक्त पिपासु, सब कुछ किसे कहा जावे? मोहम्मद बिन तुगलक को। ये मैंने बताया था आपको। ठीक है। भारत में सर्वप्रथम साकेतिक मुद्रा, टोकन मुद्रा किसने चलाई थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाई थी, इंपोर्टेंट है ये। कृषि विकास के लिए दीवान अमीर कोई मोहम्मद बिन तुगलक ने शुरू किया था, एक विभाग बनाया था जिसका नाम क्या था? अमीर कोई। अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद 1327 में कौन ले गया था? मोहम्मद बिन तुगलक, इंपोर्टेंट। ठीक है। 5 योजना चलाई थी, पंचो फैलोगी थी। इब्न बतूता, ये क्वेश्चन आ रहा आपके पेपर में। इब्न बतूता जो कि मोरक्को का यात्री था, भारत में 1333 में आया। इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था, भारत में 1333 में आया। किसके समय? मोहम्मद बिन तुगलक के समय। ठीक है। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा वृत्तांत लिखी किसमें? किताबुल रेला। रेला लिख लो बस, रेला नाम है इसका, या फिर इसे सफरनामा बोलते हैं, रेला या सफरनामा। ठीक है। जिस जिस देश में घुमा है सभी देशों का इसने यात्रा वृत्तांत दिया। ये चीन गया था, चीन में जहाँ जहाँ पिटा सब बता रखा है, वहां मेरा लट लगे थे, ऐसे में जान बचा का भगा था। ठीक है, याद रखिए इस बात को। विजयनगर एवं बहमनी साम्राज्य की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुई थी। यह क्वेश्चन भी दिल्ली पुलिस में आया हुआ है आपका। ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक का उत्तराधिकारी कौन था? फिरोज शाह तुगलक। देखो विजयनगर कब आजाद हुआ था? 1336 में, लिख लियो। बहमनी 1347 में। विजयनगर किसने आजाद करवाया था? हरिहर बुक्का। ठीक है। पहले हिंदू थे वे, फिर मुस्लिम बन जा, फिर हिंदू धर्म में आ जा।
हाँ ठीक है, आगे चलो। तो मोहम्मद बिन तुगलक का उत्तराधिकारी कौन था? फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, चचेरा भाई था। चचेरा भाई मतलब चचा का लड़का। ब्राह्मणों पर जजिया किसने लगाया था सबसे पहले? फिरोज शाह तुगलक ने। आ गया। तो सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। कहां पर लगाया था? सिंध की जनता पर। ठीक है। और उसके बाद ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। और इसके बाद में जजिया कर को कौन समाप्त करे? अकबर करता है। फिर दोबारा जजिया कर जो है ना, उत्तर मुगल काल में दोबारा लग जावे। ठीक है, याद रखियो। तो जजिया कर का एक लंबा इतिहास है। दीवाने खैरात की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने करी थी। इंपोर्टेंट है। सिंचाई कर हक ए सर्ब। सिंचाई कर हक ए सर्ब लागू करने वाला दिल्ली का सुल्तान कौन था? फिरोज शाह तुगलक। ठीक है। फिरोज तुगलक द्वारा दिल्ली सॉरी फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा एक खैराती अस्पताल था। खैराती अस्पताल का मतलब सरकारी अस्पताल जहां फ्री फंड में इलाज हुआ था। ठीक है भाई। जौनपुर किसने बसाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। जौनपुर कौन सी नदी पर है? जौनपुर। ठीक है, यमुना पे है या गोमती पर है? शायद यमुना पे है जौनपुर। ठीक है, याद रखियो। ये तो यमुना पाओगे, इस पर पाओगे गोमती नदी पर। एक बार देख लियो थोड़ा सा। ठीक है, सर्च मार पा एक बार। 1 मिनट रुक जाऊं, देख लो, 1 सेकंड लगे हैं। अब तो खोल दूं? और भी है। अब रुके अपने जी आप, पहले ना जलें दो सबको। क्या क्वेश्चन? 2 एक रह गए के? 5 रह गए। कम्युनिटी वीडियो वीडियो। चल कोई बात, 500 रह भी लेंदे, अगले वाला करा देगा। नहीं मानते, कर दे सेव।